नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बता दें फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपका सामान्य विज्ञान का होगा। तो ये देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, अर्थात रक्त में प्लाज्मा की मात्रा क्या होती है। फ्रेंड्स, इसका निकाला गया है परसेंट। तो ए में आपका है 20%, बी में है 40%, सी में 60% और डी में आपका 80%। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा 60%, अर्थात रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन से। यकृत संश्लेषण करता है, अर्थात यूरिया का कि रक्त का कि प्रोटीन का कि शर्करा का। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा यूरिया का। नेक्स्ट, वृक्कों का कार्य है, अर्थात वृक्कों का क्या कार्य है। फ्रेंड, हम जानते हैं किडनी, गुर्दा, वृक्क तीनों एक ही चीजें हैं। तो इसमें कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि किडनी का क्या कार्य है, या वृक्क का क्या कार्य है, या गुर्दे का क्या कार्य है। फ्रेंड्स, जो तीनों क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपका विकल्प दिया पहला श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पाचन। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा उत्सर्जन। जैसा कि आप जानते भी होंगे, वृक्कों का कार्य उत्सर्जन करना होता है। नेक्स्ट इस सीरीज में बात करेंगे आगे चौथे नंबर क्रमांक क्वेश्चन में। शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात फुफ्फुस धमनी में, पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में या फुफ्फुस शिरा में। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा फुफ्फुस महाशिरा में। बाकी आपकी जो शिराएं हैं उसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट है पांचवा क्रमांक का क्वेश्चन। रुधिर दाब मापक है, अर्थात जो रुधिर का दाब होता है उसे किस मापक से मापते हैं। थर्मामीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्फिग्नोमैग्नोमीटर। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा स्फिग्नोमैग्नोमीटर। नेक्स्ट है 6 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। नाड़ी कब्ज है, नाड़ी कब्ज है धमनी की सिरा, हृदय स्पंदन या धमनी स्पंदन। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स धमनी स्पंदन। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बात करेंगे 7वें क्रमांक क्वेश्चन में। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, अर्थात रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है। सोडियम क्लोराइड की पोटेशियम की कैल्शियम या थ्रोम्बिन। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स थ्रोम्बिन। नेक्स्ट, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होती है, अर्थात जब आप श्वसन करते हैं तो उसमें जो आपकी एनर्जी होती है वो किस रूप में संचित होती है। पहला आपका है एडीपी के रूप में, दूसरा है एटीपी के रूप में, तीसरा है एनएडीपी के रूप में या चौथा आपका है पीआई के रूप में। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा एटीपी के रूप में। फ्रेंड्स, एटीपी का फुल फॉर्म आपका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इस क्रम में बात करेंगे 9वें नंबर के क्वेश्चन में। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, अर्थात श्वसन क्रिया जब आप करते हैं तो मानव शरीर में होता है। तो दिया गया है 4 विकल्प। कोशिकाओं का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा डी वाला, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट बात करेंगे उषा काल या सायकाल में पौधे निकलते हैं, अर्थात उषा काल या सायकाल में पौधे निकालते हैं। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है, अर्थात जब आप श्वसन करते हैं उससे जो निर्गत वायु होती है वो किस मात्रा में होती है, आपको उसका बताना है प्रतिशत। आपके पास 4 विकल्प हैं, 17%, 21%, 11% और 25%। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड 17%, अर्थात श्वसन में जो बाहर निकली हुई ऑक्सीजन होती है उसमें 17% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है हरे पौधे होते हैं, अर्थात हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी कि परपोषी कि मृतजीवी या परजीवी। फ्रेंड्स, इनके बारे में आप जानते होंगे। जैसा कि आप शब्द पकड़कर चलिए, अगर शब्द के बारे में आपको पूरी जानकारी है तो शायद आपके लिए आंसर बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें है स्वपोषी। स्वपोषी के बारे में आप जानते भी होंगे कि ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें जो है स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है परपोषी, अर्थात ऐसे जीव या जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अर्थात दूसरे जीवों के माध्यम से भोजन लेते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मृतजीवी। मृतजीवी क्या है, जो सजीवों को खाते हैं। और आपका है परजीवी, जो इन पर जीवित रहते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा स्वपोषी, अर्थात आपका विकल्प होगा पहला स्वपोषी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, अर्थात क्रियाएं आपने बहुत पढ़ा होगा साइंस में, तो उसी में एक क्रिया आपकी है प्रतिवर्ती क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया का फ्रेंड्स आपको उदाहरण बताना है कि हृदय का धड़कना है, कि पलक झपकना है, कि रुधिर पर संचरण है या उपरोक्त सभी है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स पलक झपकना। नेक्स्ट है 14 नंबर क्रमांक क्वेश्चन में बात करेंगे। पौधों में श्वसन क्रिया होती है,
अर्थात पौधे में जो श्वसन क्रिया होती है वो किस रूप में होती है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन व रात दोनों में, या केवल प्रातः काल में। अर्थात पौधे में श्वसन क्रिया दिन व रात दोनों में होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जिस प्रकार से आदमी की श्वसन क्रिया दिन रात चलती रहती है, उसी तरीके से पौधे की क्रिया दिन रात चलती रहती है। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे से किस प्रकार डिपेंड हैं, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आपका होगा दिन व रात दोनों में। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? आपको बताना है फ्रेंड्स, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। आपके पार्ट दिए गए हैं बॉडी के, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। फ्रेंड्स, इसमें कुछ पादप कोशिका के भी हैं और कुछ आपके मानव या जीवित कोशिका के भी हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? फ्रेंड्स, आपका है विकल्प कोशिका द्रव्य में। बाकी हरित लवक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है। अर्थात परागनली में नर युग्मक कितने होते हैं? ए आपका विकल्प दिया गया है 1, बी में आपका है 2, सी में है 3 और डी में आपका है 4। अर्थात परागनली में नर युग्मकों की संख्या 2 होती है। बात करेंगे 17 नंबर क्रमांक के क्वेश्चन में, कैंसर हो सकता है। जैसा फ्रेंड आप जानते होंगे कि कैंसर क्या है। कैंसर एक कोशिका के माध्यम से प्रभावित होता है, और जिस प्रकार से कैंसर के बहुत सारे रूप हैं, ब्लड कैंसर, त्वचा का कैंसर, किडनी का कैंसर, तो कैंसर के बहुत सारे सारे फॉर्म हैं। तो इसमें आपका है कि कैंसर किससे होगा? विकल्प आपके पास 4 हैं, एलएसडी से, तंबाकू से, marijuana से या अफीम से। फ्रेंड्स, आपका होगा तंबाकू से। जैसा कि आप जानते भी होंगे, जो भी तंबाकू के पैकेट या जो भी नशीले पदार्थ आते हैं, उसमें फ्रेंड्स साफ साफ लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो आप उससे भी ये क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, और इसका क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि कैंसर हो सकता है, तो आपका बहुत आसान सा आपका विकल्प होगा तंबाकू से। नेक्स्ट है 18 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन से, आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक हैं। अर्थात जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं आपके, उसके रासायनिक कारक क्या हैं? डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड डीडीटी। अर्थात आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक आपका होगा डीडीटी। नेक्स्ट, जीन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जीन का जो आपका चैप्टर है, जो आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीन पढ़े रहेंगे तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ का सामना करना हो, कभी भी आपको इस तरीके से आंसर बताना हो, बहुत सारे टाइप क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो आपका है फ्रेंड्स कि जीन पाए जाते हैं। अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, गुणसूत्रों में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में। फ्रेंड्स, वैसे भी इस विकल्प में जो 4 आपके विकल्प दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, 4 विकल्पों में से प्रत्येक के बारे में अगर आपको जानकारी है, प्रत्येक के बारे में अगर आपको जानकारी है कि कोशिका क्या है, गुणसूत्र क्या है, केंद्रक क्या है या माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो इससे आपका आंसर बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल हो जाएगा, और आप जो है मार्क करके इसमें एक नंबर आपको कंफर्म कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स गुणसूत्रों में। अर्थात आप जानते हैं ह्यूमन में 46 अर्थात 23 जुड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जीन भी उसी तरीके से आपका जुड़ा हुआ है इन्हीं से, तो आपका होगा जीन पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स गुणसूत्रों में। जाएगा आपका विकल्प बी के साथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस सीरीज का। हम साइंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और साइंस में हमने वादा किया था आपसे कि 20 क्वेश्चन की सीरीज हम लेके चल रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो स्टूडेंट जो है वो व्यूअर्स जो है देखते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि थोड़ा उबाऊ टाइप का माहौल आ जाता है। तो इसलिए वीडियो उसी तरीके से बनाया जाता है ताकि सभी को कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें दे सका जाए। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ओ का मनुष्य रुधिर दे सकता है। रुधिर वर्ग ओ का मनुष्य रुधिर दे सकता है। अर्थात किसको? ओ को, ए बी को, या केवल ए तथा बी दोनों को, या सभी रुधिर वर्गों को? तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स ओ आपका होगा डोनर। अर्थात वो क्या कर सकता है? सभी को दे सकता है। लेकिन किस किस को देता है ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा, और आपका होगा ए बी। तो इसमें 2 फ्रेंड्स है, एक होगा सर्वग्राही, एक होगा सर्वदाता। तो सर्वग्राही जो आपका है वो ओ है, और सर्वदाता आपका है वो ए बी है। क्योंकि ओ वर्ग का अगर कोई मनुष्य रहेगा तो सभी से खून ले सकता है। ओ वर्ग का अगर भी कोई मनुष्य है तो सभी से खून ले सकता है, और ए बी वर्ग का अगर कोई मनुष्य है तो सभी को खून दे सकता है। लेकिन इस विकल्प में आपके क्वेश्चन का प्रकृति और पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। कहा गया है कि रुधिर वर्ग ओ का मनुष्य रुधिर दे सकता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का वर्ग ओ है तो वह किसे खून दे सकता है, किसे ब्लड दे सकता है? तो आपका विकल्प दिया गया है पहला, केवल ओ को, केवल ए बी रुधिर वर्ग को, केवल ए तथा बी दोनों को, या सभी रुधिर वर्गों को। तो फ्रेंड्स आप जानते भी होंगे कि जो आपका ओ है वो सभी को दे सकता है, क्योंकि उसी इसीलिए उसको कहा गया है
सर्वदाता, अर्थात सभी को जो देने वाला हो, जो सभी को दे सकता है, उसे आप कह सकते हैं सर्वदाता। अर्थात ओ रुधिर वर्ग का मनुष्य सभी को जो है वो ब्लड दे सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं तक था और आपसे बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत सारी उपयोगी जानकारी के लिए वीडियो उपलब्ध हैं, तो कृपया चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की जो अपडेट है वो मिस ना कर पाएँ, क्योंकि हम समय-समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम सिटी आ रहा है, कब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कब आपको पेपर में देना है, पेपर आपको कैसे देना है, कैसे बुकलेट फाइल करनी है, कैसे आपको उसका बुकलेट भरना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो कृपया इसे अपने फ्रेंड एवं फैमिली में भेजना ना भूलें और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आपको, जो भी गलती मेरे द्वारा की गई हो उसे आप बताइए ताकि अगली वीडियो में हम वो गलती ना दोहराएँ और आपके लिए बिल्कुल क्लियरिटी का जो भी वीडियो है प्रयास यही रहता है कि आगे का वीडियो जो भी क्लियरिटी टाइप का हो उसी टाइप का लाएँ। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे।